नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे शिक्षक पर्व के प्रारंभिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देश में एक दिन में 1 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। अब तक 69 करोड़ 68 लाख लोगों को टीका लगाया गया। केरल के कोझिकोड में 11 लोगों में निपाह वायरस के संक्रमण की पुष्टि। केंद्र ने केरल सरकार को निपाह वायरस से निपटने के लिए अस्पताल और समुदाय आधारित निगरानी मजबूत करने को कहा। रेलवे ने कम किराए के साथ नई AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत की। प्रवर्तन निदेशालय ने कोयला घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को 13वीं ब्रिक्स शिखर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड को 157 रन से हराया। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे। समाचार प्रभात में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं फरहत नाज। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता समारोह के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर सरकार अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसे जन उत्सव के रूप में मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार ने अपने श्रोताओं के लिए स्वाधीनता संग्राम और इसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज शुरू किया है। क्विज 16 अगस्त को शुरू हुआ और 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जा रहा है और उत्तर देने वाले भाग्यशाली विजेता को पुरस्कृत किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में इंडिया पोस्ट आकाशवाणी का साझेदार है। कल का प्रश्न था, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? प्रश्न का सही उत्तर है 1 अगस्त 2020। गांधी जी ने इसी दिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था। उपनिवेशवाद खत्म करने के इच्छुक भारतीयों से स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों में न जाने और कर भुगतान न करने को कहा गया था। असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन का आधार 1857 की क्रांति के बाद पहली बार हिल गया था। आकाशवाणी समाचार को विश्व भर के श्रोताओं से प्रश्नों के जवाब मिले हैं। हमारी आज की भाग्यशाली विजेता है छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के भिलाई से सुष्मिता मिश्रा। मेरा नाम सुष्मिता मिश्रा है। मैं आकाशवाणी समाचार के अमृत महोत्सव क्विज की विजेता बनने पर पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और आजादी के 75 वर्ष के लिए सभी श्रोताओं को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह और हनुमान सिंह जैसे आजादी के सिपाहियों ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई है। आजादी के 75वें वर्ष पर सभी वीरों का नमन है। जय हिंद। आजादी का अमृत महोत्सव। और अब हमारा आज का प्रश्न है, अंग्रेजों से 1824 में वीरता से संघर्ष करने वाली किन्नौर की महारानी कौन थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। हमारा आज का प्रश्न है, अंग्रेजों से 1824 में वीरता से संघर्ष करने वाली कित्तूर की महारानी कौन थी? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर भेज सकते हैं। एक बार ईमेल आईडी फिर से सुन लें, अमृत महोत्सव quiz@gmail.com। जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेजा जा सकता है। नंबर एक बार फिर सुन लें, 8826546262
62 पर भी जवाब आप भेज सकते हैं। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और एक सांकेतिक पुरस्कार भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 10:30 बजे शिक्षक पर्व के प्रारंभिक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री शिक्षा क्षेत्र में कई प्रमुख पहलों का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री श्रवण बाधितों के लिए भारतीय संकेत भाषा शब्दकोश, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए श्रव्य पुस्तकों और सीबीएसई की स्कूल गुणवत्ता आश्वासन और आकलन रूपरेखा की शुरुआत करेंगे। वे निपुण भारत के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा और स्कूल विकास के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों, दानकर्ताओं और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR में योगदान करने वालों की सुविधा के लिए विद्यांजलि पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। शिक्षक पर्व 2021 का विषय है गुणवत्ता और सतत विद्यालय, भारतीय विद्यालयों में अध्ययन। उद्घाटन समारोह के बाद 17 सितंबर तक वेबिनार, चर्चा, प्रस्तुतिकरण होंगे, जिनमें देश के विभिन्न स्कूलों के शिक्षा विशेषज्ञों को अपने अनुभव, सीख और भविष्य के रोड मैप साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। दूर दराज के स्कूलों के शिक्षक स्कूलों में गुणवत्ता और नवाचार से संबंधित मुद्दों पर भी बात करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, डॉक्टर सुभाष सरकार और डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह भी उपस्थित रहेंगे। देश ने कल 1 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 11 दिनों में 3 बार ये उपलब्धि हासिल की गई। देश का कोविड टीकाकरण कल 69 करोड़ 68 लाख से अधिक हो गया। मंत्रालय ने कहा कि 53 करोड़ से अधिक कोविड का पहला टीका, जबकि 16 करोड़ से अधिक दूसरा डोज लगाया जा चुका है। टीकाकरण का नया चरण इस साल 21 जून से शुरू किया गया था। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सितंबर माह में टीकाकरण की शुरुआत शानदार रही, क्योंकि कल देश में 1 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान ऊंचाइयां छू रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से 1 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जाने और भारत को ओवल टेस्ट में इंग्लैंड पर मिली जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि टीकाकरण के मोर्चे और क्रिकेट की पिच पर हमेशा की तरह टीम इंडिया ने जीत हासिल की है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी लोगों को बधाई दी है। उन्होंने ओवल क्रिकेट टेस्ट मैच जीतने पर टीम इंडिया को भी बधाई दी। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि खेल के मैदान में जीत और बाहर कोविड के खिलाफ लड़ाई में ये एक बड़ी सफलता है। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय: मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा है कि कोझिकोड में निपाह वायरस से जान गंवाने वाले किशोर के संपर्क में आने वाले 251 लोगों का पता लगाया गया है, जिनमें 129 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। इनमें से 54 अति जोखिम वाले समूह के लोग हैं। कोझिकोड में कल एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुश्री जॉर्ज ने कहा कि संक्रमित के संपर्क में आने वालों में से 11 में संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं, लेकिन उनकी हालत अभी स्थिर है। केंद्र ने केरल सरकार को सुझाव दिया है कि निपाह वायरस के मद्देनजर अस्पताल आधारित और समुदाय आधारित दोनों ही निगरानी मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने केरल के मुख्य सचिव को संबोधित पत्र में कोझिकोड में फैली बीमारी पर नियंत्रण के उपायों की सिफारिश की है। ये सिफारिश जिले का दौरा करने वाले केंद्रीय दल की रिपोर्ट पर आधारित है। रेलवे कल से कम किराए के साथ नई AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत की है। प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस में पहली बार C3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच लगाया गया है। रेल मंत्रालय ने बताया कि नई AC 3 टियर इकोनॉमी कोच में 72 के बजाय 83 बर्थ होंगी। इसका किराया 3AC की तुलना में 8% कम रखा गया है। रेल मंत्रालय ने बताया कि 2 और रेलगाड़ियों नई दिल्ली लखनऊ AC स्पेशल और लखनऊ मेल के साथ भी नया 3AC इकोनॉमी कोच लगाया जाएगा।
रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला शुरू में 50 नए इकोनॉमी कोच बनाएगी और रेलवे ने विभिन्न जोन में मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में ये सेवा प्रदान करने की तैयारी कर ली है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ की है। श्री बैनर्जी कल नई दिल्ली में जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित हुए। एजेंसी ने उनकी पत्नी को भी पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन कोविड महामारी का हवाला देते हुए उन्होंने कोलकाता में उनके निवास पर पूछताछ करने का अनुरोध किया। प्रवर्तन निदेशालय की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दायर एफआईआर पर आधारित है। एफआईआर में पश्चिम बंगाल के कुनुस्तोरिया और कजोरा कोयला खानों में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड खदान में कोयले घोटाले का आरोप लगाया गया है। इससे पहले संवाददाताओं से बातचीत में श्री बैनर्जी ने कहा कि जांच एजेंसी ने उन्हें बुलाया है और वे किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। श्री बैनर्जी ने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और एक नागरिक के रूप में वे उसके साथ सहयोग करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान निजी उद्योगों के कामकाज का विवरण जारी किया है। कल जारी विवरण में बताया गया है कि विनिर्माण कंपनियों ने 75% की वृद्धि दर्ज की है। पिछले वित्त वर्ष की तिमाही में वृद्धि 41.1% थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सभी क्षेत्रों में ऊंची वृद्धि दर्ज की गई। बिक्री की मांग पूरी करने के लिए कंपनियों ने कच्चे माल पर खर्चा बढ़ाया। बिक्री में बढ़ोतरी से कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ा और सूचना प्रौद्योगिकी तथा उससे इतर कंपनियों में ऊंचा मुनाफा दर्ज किया गया। आरबीआई के विवरण के अनुसार विनिर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों का मुनाफा पहली तिमाही में स्थिर रहा, लेकिन बाकी कंपनियों में इसका स्तर मध्यम रहा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे शिक्षक पर्व के प्रारंभिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देश में एक दिन में 1 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। अब तक 69 करोड़ 68 लाख लोगों को टीका लगाया गया। केरल के कोझिकोड में 11 लोगों में निपाह वायरस के संक्रमण की पुष्टि। केंद्र ने केरल सरकार को निपाह वायरस से निपटने के लिए अस्पताल और समुदाय आधारित निगरानी मजबूत करने को कहा। रेलवे ने कम किराए के साथ नई एसी 3 टियर इकोनॉमी क्लास को शुरू की। प्रवर्तन निदेशालय ने कोयला घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को 13वीं ब्रिक्स शिखर बैठक की अध्यक्षता करेंगे और क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड को 157 रन से हराया। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर बृहस्पतिवार को वर्चुअल माध्यम से 13वीं ब्रिक्स शिखर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा उपस्थित रहेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय है ब्रिक्स एट 15, निरंतरता, एकीकरण और आम सहमति के लिए ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग। भारत ने अपनी अध्यक्षता में 4 प्राथमिकता के क्षेत्रों का उल्लेख किया है। ये हैं बहुस्तरीय प्रणाली का सुधार, आतंकवाद का मुकाबला, टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए डिजिटल और प्रौद्योगिकी माध्यम का उपयोग तथा सदस्य देशों के बीच जनसंपर्क बढ़ाना। इनके अलावा शिखर बैठक में नेता कोविड-19 महामारी के प्रभाव और अन्य वर्तमान वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि एक पक्षवाद के दिन समाप्त हो गए हैं और द्विपक्षीयवाद की अपनी सीमाएं हैं, पर कोविड ने हमें ये भी दिखाया है कि बहुपक्षवाद भी उचित रूप से काम नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार के प्रतिरोध ने हमें अधिक व्यावहारिक और तत्काल समाधान तलाशने के लिए विवश कर दिया है और इसी संदर्भ में क्वाड आवश्यक हो गया है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित जे.जी. क्रॉफर्ड ओरेशन 2021 को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पिछले 2 दशकों में क्वाड के 3 सहयोगी देशों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंधों में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि क्वाड देश लोकतांत्रिक राष्ट्र, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था और बहुलवादी समाज हैं। उन्होंने कहा कि आपसी स्वाभाविक समझ और संबंधों के समान संरचनात्मक पहलुओं से इन सहयोगी देशों के साथ आने में मदद मिली है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद के अध्यक्षों के 5वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल वियना पहुंचे। सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रिया की संसद, अंतर संसदीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर किया है। 2 दिन का सम्मेलन आज शुरू होगा। ये सम्मेलन नियमित रूप से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक शासन के संसदीय आयाम को मजबूत बनाना है। श्री बिरला के साथ राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश और वरिष्ठ अधिकारी भी वियना गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने पंजशीर घाटी पर पूरे नियंत्रण का दावा किया है। काबुल में संवाददाता सम्मेलन में तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पंजशीर जीत के साथ अफगानिस्तान में युद्ध समाप्त हो गया है। दूसरी ओर तालिबान का विरोध कर रहे नेशनल रेजिस्टेंस बल ने तालिबान के दावे का खंडन किया है और इसे झूठ बताया है। फेसबुक पर ऑडियो संदेश में विरोधी सेना के नेता अहमद मसूद ने कहा कि उनके सैनिक सभी सामरिक ठिकानों पर तैनात हैं और तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी है। अहमद मसूद ने अफगानिस्तान के बाहर और भीतर तालिबान के खिलाफ राष्ट्रीय विद्रोह का आह्वान किया। खबरों के अनुसार अहमद मसूद ने आरोप लगाया कि पंजशीर में पाकिस्तान और तालिबान की बमबारी से उनकी सेना के प्रवक्ता फहीम दश्ती और उनके अपने परिवार के कई सदस्य मारे गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पंजशीर में अफगानियों पर हमला किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप्पी साधे रहा। अफगानिस्तान में तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि नई सरकार का जल्द ही गठन किया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि नया मंत्रिमंडल कब घोषित किया जाएगा। मीडिया की खबरों के अनुसार तालिबान ने अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन के समारोह में चीन, पाकिस्तान, रूस, तुर्की, ईरान और कतर को आमंत्रित किया है। सरकारी एजेंसियों ने इस बारे में अभी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। अपराजिता की आज की कड़ी में हम आपको स्वतंत्रता सेनानी रानी किट्टू चेन्नम्मा की वीर गाथा सुनाएंगे, जिन्होंने 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। महात्मा गांधी लंदन में 7 सितंबर 1931 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट भारत के भावी संविधान पर ब्रिटेन में चर्चा का आधार बनी। ये विचार विमर्श 3 सम्मेलनों में कई बैठकों के दौरान हुआ। इन सम्मेलनों को गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में शुरू हुआ, जिसमें सभी भारतीय प्रांतों से और इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों के 73 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल हुए। सम्मेलन असफल रहा और संविधान या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका। तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ।
विचार विमर्श के हिसाब से ये छोटा सम्मेलन था और ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं था। इसमें न तो कांग्रेस शामिल हुई और न ब्रिटिश लेबर पार्टी। गोलमेज सम्मेलनों में विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार भारत सरकार अधिनियम 1935 लेकर आई, जिससे भारत में प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित हुई। आज प्रसिद्ध लेखक और स्वाधीनता सेनानी रामवृक्ष बेनीपुरी की पुण्यतिथि भी है। रामवृक्ष बेनीपुरी बिहार के मुजफ्फरपुर के निवासी थे। बेनीपुरी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अग्रणी मशाल थे। उन्होंने बिहार की प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष और ऑल इंडिया किसान सभा के उपाध्यक्ष का दायित्व भी संभाला। फैजपुर में 1937 में कांग्रेस के 50वें अधिवेशन में बेनीपुरी ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पेश किया। हजारीबाग जेल में कारावास के दौरान उन्होंने जातिवाद के विरोध में जनेऊ तोड़ो अभियान शुरू किया। बेनीपुरी जयप्रकाश नारायण के निकट सहयोगी भी थे। उनकी सहायता से ही जयप्रकाश नारायण 1942 में हजारीबाग जेल से भागने में कामयाब हुए। रामवृक्ष बेनीपुरी महान लेखक भी थे। उनका पहला लेख 1916 में कानपुर के प्रताप अखबार में प्रकाशित हुआ था। वे तरुण भारत, किसान मित्र, गोलमाल और बालक जैसे अखबारों के संपादक भी रहे, लेकिन 1929 में युवक के प्रकाशन ने उन्हें अधिक लोकप्रिय बनाया। बेनीपुरी ने हजारीबाग केंद्रीय जेल में कैद के दौरान अम्बपाली पुस्तक लिखी। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले महान लेखक और समाज सुधारक रामवृक्ष बेनीपुरी को सदैव याद किया जाता रहेगा। आज इला भट्ट का भी जन्मदिन है। उनका जन्म 1933 में इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और जमीनी स्तर पर विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। किशोरावस्था में वो स्वाधीनता आंदोलन से प्रभावित हुई, जो उस समय चरम पर था। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर इला ने भी अहिंसा और आत्मनिर्भरता का मार्ग चुना। उन्हें जेंटल रिवोल्यूशनरी भी कहा जाता है।